नमस्कार दोस्तों। आज की जो कहानी है ये महज एक कहानी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी सत्य घटना है जिसने मुझ जैसे साइंस ग्रेजुएट को भी काली शक्तियों पर विश्वास करने के लिए मजबूर कर दिया। तो बात है 14 अप्रैल 2022 की। सुबह 10 बजे के आसपास मैं जयपुर बस स्टैंड पर उतरा। जयपुर बस स्टैंड पर उतरकर मैंने एक गहरी सांस ली और मानो इस शहर की हवाओं को मैं अपनी सांसों में समेट लेना चाहता था। लेकिन तभी डीजल की दुर्गंध के एक झोंके ने मुझे अपने कल्पना लोक से सीधे इस वास्तविक संसार में लापटका और मैंने तुरंत ही बस स्टैंड से बाहर निकलने की कोशिश की। जल्दी जल्दी बस स्टैंड से बाहर आया मैं। बाहर आकर मैंने अपने दोस्त पंकज को कॉल किया और उसे बोला कि भाई पंकज, मैं पहुंच गया हूं जयपुर और बस स्टैंड पर हूं अभी, तो मुझे अपनी लोकेशन व्हाट्सअप कर दे। तो पंकज ने तुरंत अपनी लोकेशन मुझे व्हाट्सएप की और कुछ ही देर बाद मैं एक टैक्सी में बैठा था जो चल रही थी उसकी सेंड की हुई लोकेशन की तरफ। टैक्सी में बैठे बैठे मेरी आंख लग गई और पुरानी यादें मेरी ताज़ा होने लगी। मैं और पंकज पहली बार इसी शहर में मिले थे जब मैं कॉलेज में दाखिला लेने के लिए अपने गांव से जयपुर आया था। हम दोनों ने साथ साथ एक ही कॉलेज में एडमिशन लिया और उसी दिन हमारी पहली मुलाकात हुई। उसके बाद हमारी दोस्ती काफ़ी गाढ़ी होती चली गई और फिर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक पूरे 5 साल हम लोग दो भाइयों की तरह इस शहर में कॉलेज में घूमते रहे, पढ़ते रहे। और फिर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे हमारी कंप्लीट हुई उसके बाद जॉब के चक्कर में मुझे शहर छोड़ के जाना पड़ा और आज पूरे 5 साल बाद मैं पंकज से मिलने जा रहा हूँ। और कुछ दिनों पहले ही मेरे पास पंकज का कॉल आया था कि भाई मैंने एक मकान लिया है और इसी खुशी में एक छोटी पार्टी रखी है हमने। अपने पुराने कुछ दोस्तों के साथ गेट टुगेदर है परिवार वालों के साथ, और मेरे दोस्तों में तो सबसे पहला नाम तेरा ही है, तो तेरे को ज़रूर आना है। तो बस मैं आ पहुँचा अपने दोस्त से मिलने के लिए। इन्हीं सब बातों में खोए खोए कब मेरी आँख लग गई पता ही न चला। और जब ड्राइवर ने कहा कि सर अपनी मंजिल आ गई है, उतरिए, तब मेरी आंख खुली। टैक्सी से बाहर निकल करके ड्राइवर को पेमेंट करके जब मैंने सर उठाया, ऊपर देखा तो मैं खड़ा था पंकज के मकान के सामने। पूरी कॉलोनी में एक यही मकान था और कोई मकान अभी इस कॉलोनी में बना नहीं था। 500 मीटर दूर पर तकरीबन 500 मीटर ही रहा होगा दूरी पर ही एक छोटी सी दुकान थी और उससे लगभग 300-400 मीटर आगे गांव था। यह कॉलोनी जयपुर के पास में अजमेर रोड पर स्थित एक गांव ठीकरिया के पास में थी। ठीकरिया गांव यहाँ से 700-800 मीटर रहा होगा। तो यहाँ से मकान दिखते थे गांव के, और गांव से ये दिखता था। किसी ज़माने में शायद यहाँ खेत रहे होंगे लोगों के। अब चूँकि जयपुर डेवलप होते होते फैलता ही जा रहा है, तो यहाँ तक कॉलोनियाँ लगातार कट रही है जहाँ लोग रह रहे हैं और जयपुर बढ़ता ही चला जा रहा है। खैर, मैंने अपने दोस्त के मकान की तरफ देखा। आई थिंक कोई ज़्यादा बड़ा मकान नहीं था, 80-90 गज का एरिया रहा होगा जिसमें वो मकान बना हुआ था। और मकान के बाहर ब्लैक मार्बल की एक स्लैब लगी थी जिस पर गोल्डन अक्षरों में लिखा हुआ था आशियाना। तो मकान के गेट के आगे पहुंचकर और मैंने बेल बजाई। बेल बजाते ही थोड़ी देर में पंकज ने दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोलते उसकी खुशी देखने लायक थी। जैसे उसने मुझे देखा तुरंत वो मेरे गले मिला। बहुत दिनों बाद अपने दोस्त से मिलकर मुझे भी अच्छा लगा। फिर मैं अंदर गया तो मैंने देखा कि भाई कोई ऐसा बड़ा फंक्शन था नहीं जैसी मैं उम्मीद कर रहा था, क्योंकि कोई पूजा पाठ का कार्यक्रम मुझे वहाँ नज़र नहीं आया। हाँ, उसके कुछ रिलेटिव्स थे, 1-2 हमारे दोस्त थे, उसके पेरेंट्स थे। तो खैर पंकज से बात होने लगी तो उसने बताया कि भाई यार बड़ी मुश्किल से कुछ लोन लेकर के और मैंने ये जगह पसंद की और यहाँ पर ये मकान बनवाया मैंने। तो काफ़ी सारी पैसा उसी में चला गया। तो अभी तो एक बार मैं शिफ्ट हो रहा हूँ, उसके बाद में जो हवन वगैरह का कार्यक्रम है ये बाद में रखेंगे और उस समय फिर सब लोगों को बुलाऊंगा और बड़ा गृह प्रवेश का कार्यक्रम रखेंगे। अभी तो जस्ट मैं शिफ्ट हो रहा था तो इसलिए सोचा कि चलो जो मेरे चाहने वाले यार दोस्त हैं
जो मम्मी पापा हैं इन सबको बुला के एक छोटा सा गेट टुगेदर रख लेते हैं। मैंने कहा चल ठीक है यार। तो पूरी जो दोपहर से लेके शाम तक का टाइम था वो मेहमानों से बातें करने में और बस उनके खाने पीने के इंतज़ाम में ही बीत गया। शाम को सब लोग विदा हो लिए। पंकज के जो मम्मी पापा हैं वो भी पास ही के गांव में रहते थे, तो वो भी अपने घर पे चल दिए। अब रह गए मैं और पंकज। अब जा कर के हमें टाइम मिला तो हम दोस्तों ने खूब बातें की, अपने कॉलेज के टाइम की बातें की, कॉलेज के दोस्तों के बारे में एक दूसरे से पूछा। और रात को तकरीबन 10 बजे के आसपास हम लोग बातें करते करते गहरी नींद में सो गए। अब रात के लगभग 12 बजे के आसपास, 12 से 1 बजे का टाइम रहा होगा, अचानक एक आहट से मेरी नींद खुलती है। आहट थी जैसे कोई चल रहा हो। छन छन की आवाज़, किसी महिला की पायजेब की जो आवाज़ आती है, पायल की जो आवाज़ आती है, वैसी मेरे को सुनाई दी। मैंने आंखें खोल के देखा लेकिन कुछ नज़र नहीं आया मुझे इस तरह का कोई। तो मुझे लगा कि मेरा वहम होगा और बहुत थका हुआ भी था, इसलिए इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान न दे करके मैं सो गया वापस। तकरीबन रात के 3 बजे अचानक से किचन से ठंडे से बर्तन गिरने की आवाज़ आई। बहुत तेज़ आवाज़ थी। धड़ाम से मेरी आंखें खुल गई। अब मेरी आंखें तो खुल गई पर मुझे लगा कि ये आवाज़ मैंने सुनी है क्या, क्योंकि जो पंकज मेरे बगल में सो रहा था वो तो बिल्कुल हिला भी नहीं अपनी जगह से। मैंने उसे जगाया क्या, जगाने की कोशिश की, मैंने उसे हिलाया। पंकज जागा क्या, उसने सिर्फ आंखें खोली। बोला क्या हुआ यार। मैंने कहा यार भाई किचन से बर्तन गिरने की आवाज़ आई है। तो उसने कहा तो ठीक है, तो कौन सी बड़ी बात होगी, गिर गए होंगे यार, बिल्ली आ गई होगी। तो चिंता मत कर, कुछ है भी नहीं किचन में खाने पीने का सामान ज़्यादा, सुबह देखेंगे, अभी सोने दे। और मैं भी बहुत थका हुआ था तो मुझे लगा ये भी बात ठीक है, सुबह ही देखी जाएगी। फिर मैं भी सो गया। सुबह मेरी आंख खुली जब पंकज ने मुझे जगाया और 7 बजे के आसपास की बात होगी। वो चाय बनाकर ले आया था। चाय रखते उसने बोला, और भाई तू सुबह जल्दी उठ करके तूने कब किचन जमाई। मैंने कहा किचन जमाई, मैंने तो कोई किचन नहीं जमाई। तो पंकज मेरे को बोला यार रात को तूने मुझे उठाया था, याद कर, तूने बोला था किचन में बर्तन गिर गए हैं। मैंने कहा हाँ यार, मैंने ऐसी आवाज़ तो सुनी थी, लेकिन जब मैं किचन में गया सुबह तो कुछ भी बर्तन गिरा हुआ नहीं था यार, सब चीज़ें अपनी जगह रखी हुई थी कायदे से। उसकी ये बात सुन करके मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं कुछ सोच ही रहा था कि पंकज ने बोला, लगता है भाई तूने सपना देखा होगा, कोई सपने में बर्तन गिरे और तू खट से उठ बैठा और तुझे लगा कि किचन में बर्तन गिरे। मुझे भी लगा शायद सही कह रहा हो सकता है मैंने सपना ही देखा हो। इस तरह से बात आई गई हो गई। हम दोस्तों ने प्लान बनाया कि आज हम जयपुर घूमेंगे पूरा, कुछ और पुराने दोस्तों से मिलेंगे और फिर शाम को बाहर खाना वाना खा करके फिर हम घर आएंगे। तो हम दोनों दोस्त निकल पड़े जयपुर घूमने के लिए। दिन भर हम लोग जयपुर घूमते रहे और शाम को खाना वाना खा करके और हम वापस पहुँचे पंकज के घर। टैक्सी वाले ने हमें पंकज के घर के बाहर ही उतारा और जब हम अंदर जाने लगे तो मैंने पंकज से कहा कि तू चल यार, मैं थोड़ा दुकान तक होकर आता हूँ, तू गेट वेट खोल। उसने कहा चल ठीक है। क्या करने जा रहा है दुकान। मैं कहा कुछ नहीं यार, सिगरेट का पैकेट लेने जा रहा हूँ। पंकज ने मुझसे कहा कि भाई तो तूने अभी भी नहीं छोड़ी सिगरेट। मैंने कहा नहीं यार, बस कभी कभार रात को यार दोस्त बैठते हैं तो पी लेता हूँ। उसने कहा चल ठीक है। तो मैं गया दुकानदार के पास, जो मैंने आपसे बताया था कॉलोनी में 500 मीटर दूर पर उसके घर से एक दुकान थी। दुकानदार से जाकर के मैंने सिगरेट मांगी। दुकानदार ने मुझे सिगरेट दी, मैंने उसे पैसे दिए। छुट्टे पैसे वापस लौटाते हुए दुकानदार ने मुझसे पूछा कि भाई साहब एक बात बताइए, ये मकान आप ही का है। मैंने कहा नहीं भैया, मेरा तो नहीं है पर मेरे दोस्त का है। क्यों, क्या बात हुई। उसने कहा यार अगर आप बुरा न माने तो एक बात कहूँ आपको। मैंने कहा कहिए। हो सके तो आप अपने दोस्त से कहिए कि ये मकान छोड़ दे, इसमें रहे ना, रात को तो भूल कर ही ना रहे। मैंने कहा यार ऐसी बात क्यों बोल रहे हो आप, मेरे दोस्त ने अभी अभी मकान बनाया है, आज ही वो इसमें शिफ्ट हुआ है, मतलब कल ही वो इसमें शिफ्ट हुआ है और एक दिन भी नहीं हुआ अभी तो पूरा उसे यहाँ पे, और ऐसे में आप कह रहे हो कि मकान छोड़ दें। बोलो देखो भैया, बात ऐसी है कि जान है तो जहान है, जान ज़्यादा प्यारी है या मकान ज़्यादा प्यारा है।
मैंने कहा यार प्यारी तो ज़्यादा जान ही है, लेकिन ऐसा बोल क्यों रहे हो आप? बोले ये ज़मीन सही नहीं है ये। मैंने कहा ये क्या बात हुई, ये ज़मीन क्यों सही नहीं है? उसने कहा देखो क्या है कि वो जो आप उधर मकान देख रहे हो ना, वहीं पर रहता हूँ मैं। उसने पास ही जो गांव के मकान थे उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा, यहीं पर जवान हुए हम लोग, शुरू से इसी गांव में हूँ मैं। बहुत पुरानी बात है। ये जो खेत है ना जिसमें ये कॉलोनी कटी हुई है, ये हमारे गांव के ही कृष्णाराम का खेत है। और जो कृष्णाराम है, एक इसके खेत में जहाँ पर आपके दोस्त का मकान बना हुआ है ना, ठीक उसी जगह पर एक दिन सुबह सुबह 2 लोगों की लाशें मिली थी, एक आदमी और एक औरत की। औरत ने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी और उस आदमी ने सफ़ेद कुर्ते पजामे पहने हुए थे, जिन पर पूरे खून में सने हुए थे वो कपड़े और साड़ियाँ उसकी। पुलिस को खबर की गई, पुलिस भी आई, पर वो पता न कर पाई कि ये लाशें है किसकी। मैंने उस शॉपकीपर से कहा कि भाई यार देखो, दुनिया में ना हर जगह कोई ना कोई कभी ना कभी तो मरा है ही, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि पूरी दुनिया ही अपशकुन हो गई रहने के हिसाब से। तो उसने कहा बात वो नहीं है, हर जगह लोग मरते हैं, लेकिन हर जगह जो लोग मरते हैं ना, सबकी आत्माएं उस जगह से जुड़ करके नहीं रहती है। कुछ ही बुरी ताकतें या कुछ ही आत्माएं ऐसी होती है, कुछ अतृप्त आत्माएं होती है जो उस जगह से उनका जुड़ाव हो जाता है। मैंने कहा ये इस बात का क्या मतलब है? उसने कहा जी इस घटना के कोई 20-25 दिन बाद देख लो आप, एक दिन रात को कृष्णाराम खेतों में पानी देने के लिए अपने लड़के के साथ यहाँ आया था। तो उसने देखा कि एक औरत उसके खेत में उसकी फसलों को रौंदते हुए जा रही है। तो उसने अपने बेटे से कहा कि जाके उसको बोल कि भाई खेतों में इस तरह से न घूमे। और उसका बेटा जब उसे बोलने गया तो न जाने उसने ऐसा क्या देख लिया कि उसने एक बहुत ज़ोर से चीख मारी और वहाँ से वो बच्चा भागता हुआ निकला है। और जो कृष्णाराम है उसने अपने बच्चों को खूब आवाज़ दी, लेकिन वो उसकी तरफ मुड़ के देखा भी नहीं। तो कृष्णाराम भी अपने बेटे के पीछे पीछे भाग लिया। रास्ते में मुड़कर जब कृष्णाराम ने अपने खेतों की तरफ देखा ना वापस, तो यहाँ पर वो ही आदमी और औरत खड़े हुए थे जिनकी लाशें 20-25 दिन पहले यहाँ पे मिली थी। ये देख के कृष्णाराम का दिमाग ख़राब हो गया। उसको समझ में आ गया कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। वो और तेज़ी से अपने बेटे के पास भागा। और वो दिन देख लो भाई साहब, और आज का दिन देख लो, उसके बेटे ने उस दिन के बाद से एक शब्द नहीं बोला है। पता नहीं किस चीज़ का सदमा लगा है उसको, या कितना डर बैठा है उसके अंदर, या उसकी आवाज़ ही चली गई कि तब से लेकर के आज तक वो किसी से बात नहीं की। उसने बस गुमसुम ही बैठा रहता है। कृष्णाराम ने बहुत इलाज करवाया, तंत्र मंत्र टोने टोटके सब करवाए, लेकिन उसका बेटा ठीक नहीं हुआ। और बाद में जब वो खुद खेतों में आया है तो रात के टाइम उसको भी वही आदमी और औरत दिखाई दिए हैं, इसलिए उसने तो रात में आना ही छोड़ दिया। हमारे जो मकान है ना, वहाँ से भी ये प्लाट, ये जगह साफ साफ दिखती है। तो हम लोगों ने भी कई बार रात को यहाँ पर उस आदमी और औरत को देखा है, इसलिए गांव वाले तक इधर से नहीं गुजरते थे। दुखी होकर कृष्णाराम ने ये ज़मीन जो है एक प्रॉपर्टी डीलर को बेच दी। उसने भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाया, बहुत सस्ते दामों में खरीदी और इसके प्लॉट काट करके और शहर के लोगों को बेच दिए। आपके दोस्त ने भी वहीं से प्लॉट ख़रीदा। इन लोगों ने प्लॉट ख़रीद तो लिए, पर कभी यहाँ आकर के आसपास के लोगों से बात करके ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि ये प्लॉट इतना सस्ता कैसे मिल रहा है। यहाँ आए लोग, प्लॉट ख़रीद के चले गए। कोई दुकान पे भी नहीं रुकता मेरे, गाड़ियों में आते हैं, प्लॉट देखते हैं, चले जाते हैं। सीधे प्रॉपर्टी डीलर से बात हो जाती है उनकी। इसलिए मैं कह रहा था कि आप अपने दोस्त को समझाइएगा, उसकी सुरक्षा रखिए, हो सके तो रात को मत रुका करिए यहाँ पे। तो मैंने उससे कहा यार भाई साहब, हम लोग इन बातों में विश्वास नहीं करते देखो, और मैं तो कतई नहीं करता। और मैं मन ही मन सोचने लगा कि यार गाँव के लोग भी बहुत चालाक होते हैं जो इस तरह की कहानी किस्से फैला करके इन ज़मीनों के भाव गिरा देते हैं जहाँ चाहे वहाँ पे, फिर सस्ते दामों में ख़रीद कर उन्हीं ज़मीनों को महंगे भाव पे भी बेचते रहते हैं वापस। सही कह रहा हूँ, लिटरली मेरे दिमाग में उस समय यही सोच आई। खैर मैंने उससे कहा कि ठीक है, मैं अपने दोस्त को समझाऊंगा, और सिगरेट लेकर के मैं वापस आ गया। हम दोनों दोस्तों ने जो पीछे रूम था, अच्छा उसके मकान का स्ट्रक्चर मैं आपको बता दूं कि मकान में पीछे की साइड 2 रूम बने हुए थे। उससे चलते हुए बाहर निकलते समय एक गैलरी सी थी, जिसके एक साइड सीढ़ियाँ चढ़ी हुई थी ऊपर जाने के लिए,
और उन सीढ़ियों के ही नीचे की तरफ एक बाथरूम और एक टॉयलेट बना हुआ था। गैलरी से आगे आकर के थोड़ा सा आंगन जैसा खुला एरिया था जिसके साइड में किचन बनी हुई थी, और उसके आगे थोड़ी कच्ची ज़मीन उसने छोड़ी हुई थी, उसके बाद बाउंड्री थी और गेट था। तो ये कुछ स्ट्रक्चर था उसके मकान का। तो पीछे वाले रूम में उसने 2 चारपाई लगा दी थी और हम दोनों दोस्त वहाँ लेट गए। मैंने भी सिगरेट जला ली और फिर हम लोग बातें करने लगे पुरानी। और बातें करते करते मैंने उसे बताया कि यार आज जब मैं गया था तो शॉपकीपर ने मुझे क्या कहा। तो वो हंसने लगा और उसने बोला यार बात तो तू सही कह रहा है, मकान ये मेरे को मिला तो थोड़ा सस्ता ही है, तभी मैं ख़रीद पाया हूँ, नहीं तो मेरी तो इतनी हैसियत ही नहीं थी कि मैं अभी से मकान ख़रीद लूँ। बाकी बात यह है कि बिल्डर ने इन लोगों से ज़मीन ख़रीद ली, उसके बाद ज़मीनों के भाव थोड़े बढ़ गए और अब इन लोगों को लग रहा है कि ये तो गलती हो गई, तो इसलिए ये लोग इस तरह की बातें फैला करके और इस ज़मीन के दाम गिरा के वापस ख़रीदना चाहते हैं, इसलिए इस तरह की बातें फैलाते हैं। मेरे को भी उसकी बात ठीक लगी तो मैंने भी ज़्यादा जोर दिया नहीं। फिर वही हम अपनी पुरानी बातें करने लगे और कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। खैर रात के तकरीबन वही 12:30 से 1 बजे के बीच में फिर से मुझे वही छन छन किसी आवाज़ सुनाई दी, जिससे मेरी आंखें खुली। आंखें खुली तो मैंने लेटे लेटे देखा कि हमारे रूम से बाहर गैलरी की तरफ जाते हुए एक महिला का साया मुझे दिखाई दिया, जिसने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी, और वो तुरंत ही ओझल हो गया। मैं भी अपनी जगह से उठ बैठा और मुझे लगा कि यार ये मेरा भ्रम है या फिर जो दुकानदार ने मुझे कहानी किस्से सुनाए थे उसकी वजह से मुझे ऐसा दिख रहा है। खैर मैंने आपको बताया मैं इन चीज़ों में ज़्यादा विश्वास करता नहीं था, तो मैं सीधे खड़े हुआ और उस साया के पीछे पीछे मैं भी गैलरी में आ गया। गैलरी से होते जब मैं आंगन में आया तो मुझे कहीं भी वो साया दिखाई नहीं दिया, तो मुझे लगा अपना वहम ही होगा। फिर मैंने किचन की तरफ देखा तो वहाँ पर पंकज पानी पी रहा था। उसने फ्रिज से बोतल निकाली हुई थी, उसने बोतल मेरी तरफ बढ़ा दी, मैंने उससे बोतल लेके पानी पी लिया और वापस अपने रूम में आके बैठ गया। चारपाई पे बैठे बैठे मैं वेट करने लगा कि पंकज आएगा तो उसको बताऊंगा कि मैंने क्या देखा। लेकिन तभी अचानक से मेरी नज़र पड़ी पास वाली चारपाई पर, और उस चारपाई पर पंकज ऑलरेडी लेटा हुआ था। मुझे भ्रम हुआ, शायद मुझे लगा कि ये तो शायद चद्दर तकिए पड़े हैं। मैंने चद्दर खींची तो पंकज वहीं था। और पहली बार अपने जीवन में पहली बार एक सिहरन सी दौड़ गई मेरे पूरे शरीर में। इमीडिएटली मुझे लगा कि यार अगर ये पंकज है तो जिसने किचन में मुझे पानी की बोतल दी थी वो कौन था। और दोस्तों पहली बार मुझे बहुत डर लगा है, इतना डर कि मैं हिम्मत नहीं कर पाया कि मैं जा कर के देखूं कि किचन में कौन है। मैंने चुपचाप सोने में ही अपनी भलाई समझी और सोचा सुबह बात करेंगे। पंकज को जगाने का कोई मतलब था नहीं, पिछली रात को मैं देख चुका हूँ, वो एक बार सोने के बाद फिर जागता ही नहीं है। तो मैं चुपचाप आंखें बंद करके और लेट गया और उस डर में मुझे कुछ समय बाद नींद भी आ गई। सुबह मेरी आँख खुली और दिन की तुलना में जल्दी ही, और जैसे पंकज जागा मैंने उसको सारी बात बताई। पंकज मेरा मजाक उड़ाने लगा, अरे बोले यार तू उस दुकानदार की बातें सुनाना, इसलिए तुझे ऐसी फालतू के वहम हो रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। चल ठीक है मैं आज ऑफिस जा रहा हूँ। मैंने कहा भाई तू ऑफिस कैसे जा रहा है, तेरे लिए तो मैंने छुट्टी ली है, मैं रुका हूँ यहाँ पे, तू मुझे छोड़ के ऑफिस जा रहा है। वो बोला ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ी देर में आ जाऊँगा, 2-4-5 घंटे का काम निपटा के मैं दोपहर तक आ जाऊँगा, अपन यार दोस्त फिर घूमने चलेंगे शाम को। मैंने कहा चल ठीक है। अब मैंने जब पंकज को बोला कि चल ठीक है, तो मेरे मन में ये था कि चलो ठीक है कि अगर पंकज ऑफिस जा रहा है मैं पीछे से इस मामले की थोड़ी सी जांच पड़ताल कर लूँगा। तो पंकज के जाने के बाद नहा धोकर तैयार होकर मैं उस दुकानदार से बात करने के लिए वापस उसकी दुकान की तरफ गया। लेकिन मैंने देखा कि उस दुकानदार की दुकान आज खुली नहीं है। अब वहाँ से ही 300-400 मीटर दूर गांव था, तो मैं पैदल पैदल गांव की तरफ चल दिया। जब मैं गांव की तरफ पहुँचा तो मैंने उस दुकानदार के बारे में पूछा, तो लोगों ने मुझे बताया कि वो इधर आगे मोहल्ले में ही रहता है। फिर मैंने उनसे कृष्णा राम के बारे में पूछा तो लोगों ने कहा कि वो भी उसके आसपास ही रहता है। ऐसे करके मैं पहुंच गया उस मोहल्ले में। मोहल्ला क्या था, चारों तरफ मकान बने हुए थे, बीच में एक बरगद का पेड़ था जिसके चारों ओर एक चबूतरा बना हुआ था बैठने के लिए, जहाँ कुछ लोग बैठे हुए भी थे। मैं वहाँ पहुँचकर लोगों से पूछने वाला था कि तभी मुझे वो दुकानदार दिखाई दे गया। मुझे देखते उसने आवाज़ दी, बोले भाई साहब मुझे ही ढूंढ रहे हो। मैंने उसे देख के कहा हाँ भाई, और वो तुरंत मेरे पास आ गया।
उसके पास आने पर उसने कहा मुझे पता था कि आज आप ज़रूर आओगे, क्योंकि आपने कल रात वहाँ बिताई है तो निश्चित ही आपको कुछ ना कुछ एहसास ज़रूर हुआ होगा। मैंने उसे तुरंत सारी बात बताई कि रात को किस किस तरह की घटना मेरे साथ हुई, और मैंने उसे कहा कि मैं कृष्णाराम से भी मिलना चाहता हूँ। तो उसने कहा चलिए ठीक है, कृष्णाराम का मकान ये पास में ही है। उसने मकान के बाहर जाकर आवाज़ दी और कृष्णाराम भी वहीं आ गया। जब कृष्णाराम वहाँ आया तो मैंने उसे बताया कि मेरे साथ क्या हुआ रात में और कहाँ मेरे दोस्त का मकान है। तो कृष्णाराम ने मुझसे कहा कि भाई साहब बहुत गलत ज़मीन है वो, बड़ी मुश्किल से मैंने पिंड छुड़ाया है, और मेरे बेटे की हालत देख लीजिए आप कैसी हो गई है। पता नहीं कौन से प्रेतों का वास हो गया है उसमें, और मैं तो कभी बेचना ही नहीं चाहता था वो ज़मीन। परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बन गई कि मुझे बेचनी ही पड़ी। अब आप जैसा बता रहे हैं तो आपका दोस्त का मकान उसी जगह है जहाँ पर उन दोनों की लाशें मिली थी, तो आप बचकर रहिएगा। आपके घर में महिलाएं या बच्चे तो नहीं हैं? मैंने कहा नहीं नहीं। क्यों, क्या हुआ? उसने कहा ये जो बुरी शक्तियाँ होती है ना, ये पहले जो कमज़ोर दिल वाले लोग होते हैं उनको अपना शिकार बनाती है, जैसे कि बच्चे हो गए, महिलाएं हो गई। और जब ये एक बार अच्छी ताकत पा जाती है तो फिर हम जैसे आप जैसे लोगों का भी कुछ नहीं बढ़ता इनके सामने, बहुत ताकतवर हो जाती है। मैंने कृष्णाराम से कहा कि यार अब देखो मेरे दोस्त की स्थिति बहुत ख़राब है, अपने सारी जमा पूंजी लगाई है उसने, कुछ लोन लिया है, कर्जा लेकर के उसने मकान बनाया है, तो मैं चाहता हूँ कि कैसे भी करके इन आत्माओं से मुक्ति मिले उसको और वो इस मकान में रह पाए। तो आपने भी तो कुछ किया होगा। उसने कहा कि भाई हमने तो जितना हम तंत्र मंत्र करवा सकते थे वो करवाया हमने, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। यहाँ पास ही एक मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, और वहाँ जो पुजारी जी है वो बहुत पहुँचे हुए आदमी, हमने उन्हीं की मदद ली थी। आप भी जाकर के उनसे बात कर सकते हो। उसकी बात सुन करके मेरे मन में कुछ आशा जागी, कुछ उम्मीद उठी, तो मैं उस मंदिर की तरफ चल दिया। लोगों से पूछते पूछते 5-10 मिनट में मैं मंदिर पहुंच गया। मंदिर पहुंचकर मैंने पुजारी जी को आवाज़ लगाई। जैसे मैंने मंदिर का घंटा बजाया, हनुमान जी के आगे हाथ जोड़े होंगे, और तभी वो पुजारी जी वहाँ पे आ गए। मैंने उनको सारी कहानी बता दी कि क्या मेरे दोस्त का मकान है, कृष्णाराम ने क्या कहा, मैंने क्या महसूस किया। तो पुजारी जी ने बोला कि देखो कृष्णाराम के साथ जो हुआ वो वहाँ रहने वाले किसी के साथ भी हो सकता है, और मैंने पूरी कोशिश की थी, लेकिन ये जो प्रेत है या जो आत्माएं वहाँ है वो बहुत शक्तिशाली है, इस वजह से मैं चाहकर भी उनको नहीं निकाल पाया। तो मैंने कहा कि पुजारी जी ऐसे मत करिए, कोई तो उपाय होगा। अगर संसार में इस तरह की दुष्ट शक्तियाँ हैं तो संसार में फिर भगवान भी है ही सही, ईश्वर भी है, पॉजिटिव एनर्जी भी है जो उनका मुकाबला कर सके। पुजारी जी ने कहा कि है तो सही, बट इतना आसान नहीं है। बोले मेरे गुरुजी हैं और ये उनका कार्ड है। ऐसे कह के पुजारी जी ने मुझे कार्ड थमाया और इस पर उनके नंबर भी हैं। मैं तो नहीं, पर ये ज़रूर आपकी मदद कर सकते हैं। मैंने कहा ठीक है गुरुजी, मैं इनसे बात करूँगा। ये सोचकर मैं उनसे कार्ड लिया और वापस अपने दोस्त के घर की तरफ चल दिया। जब मैं अपने दोस्त के घर की तरफ पहुंचा, दोपहर के लगभग 2-2:30 बज गए होंगे, है ना। सुबह 11-12 बजे से मैं वहाँ से निकला था, और इस पूरी प्रक्रिया में 3-4 घंटे निकल के मैं लगभग 2:30-3 बजे के आसपास उसके घर के पास पहुँचा। तो मैं जहाँ उसके घर के पास पहुँचा तो मैं देखता हूँ कि वहाँ पर एक टैक्सी रुकी, और उस टैक्सी में से एक बच्ची बाहर निकलती है, छोटी, यही कोई 11-12 साल उम्र रही होगी, और साथ में एक महिला और एक पुरुष उस टैक्सी से उतरे। टैक्सी चली गई और मैं ये देख ही रहा था, चल रहा था मकान की तरफ। तभी मकान के अंदर से पंकज आया, उसने उनको रिसीव किया और मैं भी वहाँ पहुँच गया। तभी तो पंकज ने कहा कि अरे दीदी इनसे मिलो, ये हैं मेरे दोस्त। और मुझे कहा कि भाई शेखर तुम भी मिलो, ये हैं मेरे जीजी और जिया जी। इनको भी मैंने बुलाया था परसों, पर ये आ नहीं पाए। उस समय छुट्टी नहीं मिली थी जिया जी को, छुट्टी नहीं मिली थी जिया जी को ऑफिस से, और अब जब छुट्टी मिली है तो अब आए हैं ये। मैंने कहा चलो, मैंने भी जीजा जी को और जीजी के पाँव छुए और हम सब घर के अंदर चले। और फिर जीजी आज से बात करते हुए
उनकी जो बिटिया थी आरती, उसके साथ खेलते हुए। शाम हो गई, हम दोनों ने अपने बिस्तर छत पे लगा लिए और जीजा जी की चारपाई जो है वो बाहर की तरफ, जो मैंने बताया था ना कि मकान ख़त्म होने और गेट के बीच में कुछ कच्ची ज़मीन थी, जीजा जी ने वहाँ चारपाई लगा ली कि मैं यहाँ खुले में सोऊंगा। और जीजी और आरती जो है वो अंदर एक रूम में एक चारपाई पे वो लोग सो गए। हम दोनों छत पे बैठे थे, फिर बातें करते रहे। मैंने पंकज को आज दिन में जब मैं गया था, जो भी मेरी बातचीत हुई, पता नहीं क्यों, पर मैं उस समय उसको बताना उचित नहीं समझा और बाकी फालतू बातें करते रहे हम लोग। और ऐसे करते करते हमको नींद आ गई। तो हम दोनों दोस्त ऊपर छत पर सो गए। वही तकरीबन रात को जैसे ही 12:30-1 बजे के आसपास की बात होगी, अचानक से हमें कुछ फुसफुसाने की सी आवाज़ आई। तो मैंने आंखें खोली पर कुछ सुनाई नहीं दिया। अच्छा, पंकज आराम से सो रहा था। तभी ज़ोर ज़ोर से नीचे से आवाज़ आने लगी, जीजा जी के चिल्लाने की आवाज़ आने लगी, छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ मुझे। और आवाज़ इतनी तेज़ थी कि पंकज भी जाग गया। जैसे पंकज को बस मात्र हिलाना ही पड़ा, मुझे उसको हिलाते ही पंकज जाग गया। नीचे से ज़ोर से आवाज़ आ रही थी, छोड़ मुझे, छोड़। और हम दोनों खड़े होकर तुरंत नीचे की तरफ भागे हैं। और जैसे हम नीचे की तरफ सीढ़ियाँ उतर रहे थे तभी धड़ाम से, और हम जब नीचे पहुँचे तो देखा कि जीजाजी चारपाई के साइड में पड़े हुए हैं और चिल्ला रहे हैं ज़ोर ज़ोर से। तो हमने तुरंत जाके जीजाजी को उठाया और पूछा क्या हुआ, क्या बात हो गई जीजाजी। तो जीजाजी ने कहा, अरे कहाँ थे तुम लोग, मैं इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। हमने कहा हुआ क्या। तो उन्होंने कहा मैं सो रहा था और तभी मैंने देखा कि एक आदमी जिसने खून से सने हुए कुर्ते पजामे पहन रखे हैं, उसने आकर मेरी टांगें पकड़ ली और मुझे घसीटने लगा और मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा कि छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। और जब अचानक से जब मेरी आँख खुली थी तो मैंने देखा वही आदमी मेरे पाँव की तरफ चारपाई के पास में खड़ा खड़ा मुझे घूर रहा है। और वो इतनी डरावनी उसकी शक्ल थी कि बस मैं ज़ोर से चिल्लाया और तभी तुम लोग नीचे आए और मैंने एक लात मारने की उसको कोशिश की और उसने जो वापस मुझे मारा है तो बस मैं चारपाई के इधर गिर गया। जिया जी की ये बात सुन कर के हम दोनों एकदम हक्के बक्के रह गए। हमने इधर उधर देखा और वहाँ पास में एक लाठी पड़ी हुई थी, उसको उठा लिया तुरंत और इधर उधर ढूंढने लगे कि क्या देखा जिया जी ने, पर कुछ दिखा नहीं हमें। तो मैं ऊपर छत की तरफ चला और मेरे पीछे पीछे पंकज भी। हम सीढ़ियों पे बीच में खड़े हो गए और वहाँ से हम देखने लगे कि आसपास के प्लॉट में कोई ऐसा आदमी हो जिसने डराया हो। तभी हमें नीचे से आवाज़ आती है, जीजा जी की आवाज़ थी। वो दीदी को उठा रहे थे कि पिंकी उठो 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 पिंकी उठो। और फिर धड़ाम से आवाज़ आई और ज़ोर ज़ोर से जीजा जी चिल्लाने लगते हैं और हम दोस्त एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर से नीचे की तरफ भागे। नीचे भागे तो देखा जीजाजी जो है वो जीजी के रूम के बाहर गिरे हुए हैं और कमर पे हाथ लगा रखा उन्होंने, बहुत ज़ोर ज़ोर से करा रहे हैं। हमने तुरंत उनको पूछा क्या हुआ क्या हुआ। इतने में जीजी भी रूम से निकल करके बाहर आ गई और उन्होंने जीजाजी ने तकरीबन रोते हुए बताया है कि भाई देखो, जैसे तुम लोग ऊपर गए ना तो मुझे लगा कि एक बार पिंकी को और आरती को भी संभाल लेता हूँ। तो मैं इधर रूम में आया और जब मैं रूम में आया तो मैं क्या देखता हूँ कि एक औरत जो है वो आरती के सिरहाने बैठी हुई है और उसको घूर रही है और उसकी आंखें एकदम अंगारों जैसे जल रही है, लाल लाल चमक रही थी ऐसे। तो मैंने पिंकी को उठाने की कोशिश की कि पिंकी उठो उठो पिंकी, लेकिन तभी वो औरत खड़ी हो गई और उसने एक ज़ोर से मेरी छाती पर ऐसा घूंसा मारा कि मैं इधर गिर पड़ा। जीजाजी की हालत वाकई बहुत डरावनी सी हो रखी थी, बहुत डरे हुए सहमे हुए से थे वो, ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। पंकज ने मुझे कहा कि तू जा यार किचन से पानी लेकर आ जल्दी से। तो मैं किचन की तरफ मुड़ा होगा पानी लेने के लिए, तभी जो गैलरी थी वहाँ पर मैं देखता हूँ कि वही औरत और वो आदमी जैसा जैसा डिटेल जीजाजी ने बताया वो वहाँ खड़े हुए घूर रहे हैं। तभी मुझे वापस से आवाज़ आती है पंकज की, भाई क्या हुआ, पानी नहीं लाया। और मेरा ध्यान एकदम से भंग हुआ तो वो दोनों वहाँ से गायब हो गए थे। मैं तुरंत किचन से पानी की बोतल निकाली और जीजाजी के पास लेकर आया और जीजाजी पानी पी ही रहे थे कि अचानक से जिस रूम से जीजी तो बाहर आ गई थी लेकिन आरती वहाँ सो रही थी, तो फटाक से एक धमाके की आवाज़ के साथ वो गेट बंद हो गया। गेट बंद होते हम सबका ध्यान उधर गया और अंदर से आरती के चीखने की आवाज़ आने लगी। अब मैं और पंकज आकर के गेट को खोलने लगे तो वो गेट मानो अंदर से लॉक हो गया हो, उस तरह से हो गया।
खूब ज़ोर ज़ोर से हम लोगों ने दरवाज़ा पीटा है, पर फिर भी वो नहीं खुल रहा था। तभी जीजी ने उस मकान पे उस कमरे की जो खिड़की थी एक, वहाँ से अंदर देखा है। और जिया जी भी उधर चले गए और उन्होंने देखा कि अंदर जो आरती है वो पलंग पर लेटी हुई है और उसका जो शरीर है पूरा वो उछल रहा है, ऐसे बिस्तर पर धड़ाम धड़ाम करके उछल रहा है और ज़ोर ज़ोर से वो चीख रही है। अपनी बच्ची की ऐसी हालत देख करके जीजा जी को बहुत गुस्सा भी आया और पता नहीं उनका डर कहाँ हावी हुआ कि वो आकर के हमारे साथ उस गेट पे धक्का देने लगे। और हम तीनों ने मिलकर एक साथ ज़ोर से जब धक्का दिया उस गेट को तो धड़ाम से गेट खुला और हम तीनों जाकर के फर्श पे गिर गए। जीजी भी हमारे पीछे पीछे आ गई और जब हम लोग तो संभले भी नहीं थे और जीजा जी बड़ी मुश्किल से जो गिर पड़े थे वो तुरंत खड़े हुए, उनसे ढंग से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था और उन्होंने आरती का हाथ पकड़ लिया। आरती का हाथ पकड़ के कहा, छोड़ मेरी बेटी को, छोड़ो मेरी बेटी को। और तभी आरती ने उनको देखा और आरती ने उनको देखा तो बड़े गुस्से में बहुत अजीब से लहजे से आरती बोली, चल हट। ये बात सुनकर के हम लोग हैरान रह गए क्योंकि उस बच्ची ने न तो कभी इस तरह से गाली दी थी, न ही कभी उसके सामने किसी ने गाली दी होगी कि उसने सुनी हो। लेकिन जिया जी ने हाथ नहीं छोड़ा उसका। जब जिया जी ने उसका हाथ नहीं छोड़ा तो उसने पलट के दूसरे हाथ से एक थप्पड़ मारा जिया जी को। थप्पड़ इतना तेज था ना कि जिया जी वहीं गिर पड़े वापस से और वो हाथ भी छूट गया उनके। जब ऐसा हुआ तो इधर हम लोग भी बहुत डर गए। जीजी भी वहाँ आ गई, वो रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी कि मेरी बेटी को छोड़ दो, मेरी बेटी को छोड़ दो। लेकिन उसने कहा कि इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा मैं। हम समझ नहीं पा रहे थे कि आरती के मुंह से जो आवाज़ आ रही थी ना वो आरती की आवाज़ नहीं थी बल्कि एक अजीब सा कॉम्बिनेशन था। समझ नहीं पड़ता था कि ये आदमी की आवाज़ है कि औरत की आवाज़ है। अब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। तभी पंकज मेरे को बोला कि भाई तू जा और किसी को बुला ला गाँव से। मुझे लगा गाँव इतनी दूर है लेकिन और कोई चारा भी नहीं था तो मैं तुरंत बाहर की तरफ भागा। तभी मुझे याद आया कि उस मंदिर के पुजारी ने मुझे एक कार्ड दिया था जिस पर उसने अपने गुरुजी के नंबर थे। तो मुझे लगा कि मैं उन्हें फ़ोन करके पूछ लेता हूँ कि इस समय कोई उपाय किया जा सकता हो। तो मैंने तुरंत ही अपनी जेब से कार्ड निकाला और मोबाइल से वो नंबर डायल किए और जैसे मैंने मोबाइल से नंबर डायल किया इमीडिएटली पहली रिंग के साथ ही वो फ़ोन उठा लिया और उधर से आवाज़ आई। फ़ोन उठाते मेरे हेलो बोलने से पहले उधर से आवाज़ आई कि गेट खोलो, मैं गेट पर ही खड़ा हूँ। मेरे आश्चर्य की सीमा नहीं रही कि ये हुआ क्या। मैं भाग करके मैंने गेट खोला तो देखा कि वहीं पर पुजारी बाबा खड़े थे, साथ में उनके गुरुजी भी खड़े थे। मैंने गेट खोला और वो मेरे साथ अंदर आने लगे। मेरी हालत देखकर पुजारी जी समझ गए। उन्होंने कहा कि घबराओ मत, जब तुम मुझसे मिलकर गए थे ना मैंने तभी अपने गुरुजी को फ़ोन कर दिया था और गुरुजी ने मुझे कहा कि निश्चित ही आज कुछ ना कुछ गड़बड़ वहाँ पे हो सकती है। तो हम लोग पहले से तैयार होकर के यहाँ आ गए थे, बस हम अभी अभी पहुँचे थे कि तुम्हारा फ़ोन आ गया। उनकी ये बात सुन कर के मेरे मन में उस समय मैं आपको क्या बताऊं इतना सुकून महसूस हुआ ना, ऐसा लगा कि अब हमारी मदद करने के लिए कोई आ गया है, अब हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। और वो जो डर था मेरा वो काफ़ी हद तक कम हो गया। खैर जैसे जैसे हम पुजारी जी के साथ आगे की तरफ बढ़े, उनके गुरुजी आगे हो गए, मैं और पुजारी जी पीछे थे। वो तुरंत उन्होंने वहाँ पहुँच करके और जीजा जी को बोला कि इस बच्ची को कस के पकड़ लो, इसको गोदी में लेके और यहाँ नीचे बैठ जाओ। जीजा जी तुरंत उस बच्ची को अपनी गोदी में लेकर के वहाँ नीचे बैठ गए। तो पुजारी जी और उनके जो गुरुजी थे वो अपने साथ एक थैला लाए थे जिसमें तमाम तरह की चीज़ें थी उनकी। उन्होंने उसमें से एक पैकेट निकाला और उस पैकेट में भभूत थी। भभूत आई थिंक आप सब लोग समझते होंगे। और उन्होंने भभूत से उस जो जीजा जी बैठे हुए थे बच्ची को साथ लेकर के उसके चारों तरफ एक गोला बना दिया ऐसे। और वो जो गोला बनाया है तो जब वो दो गोले के जो दोनों सिरे हैं उनको जॉइंट करने से पहले वो रुक गए, रुक कर के और कुछ मंत्र उन्होंने बुदबुदाए और कुछ मंत्र उन्होंने बुदबुदाए। तभी जो जीजा जी बैठे हुए थे अंदर, उनके अंदर से आवाज़ आई और उन्होंने पुजारी जी को बोला कि देखता हूँ तू क्या कर लेगा मेरा। और पुजारी जी ने तुरंत वो जो जगह थी ना, दोनों जॉइंट जहाँ पे उनको मिलाने थे उसको बंद कर दिया और अब वो सर्किल पूरा हो चुका था, दोनों उसके अंदर बैठे हुए थे। और अब जीजा जी की भी आंखें एकदम ऐसे ऊपर चढ़ गई
जो आंखों की पुतलियाँ होती हैं वो नज़र आना बंद हो गई, सफ़ेद सफ़ेद सी आँखें हो गई ऐसे। तो पुजारी जी ने को की तरफ देखा हम लोगों ने, हम और डर गए कि अभी तक तो आरती की हालत ख़राब थी, अब जिया जी की भी हालत ख़राब हो गई। तो पुजारी जी ने कहा कोई बात नहीं, यहाँ पर 2 आत्माएं हैं, वो दोनों ने अब 2 शरीर पकड़ लिए हैं, दोनों अब इस गोले के अंदर कैद है, अब हम इनसे बात कर सकते हैं। जब पुजारी जी ऐसे बोले कि हम इनसे बात कर सकते हैं, तभी उधर से जिया जी बोले। अच्छा, तू बात करेगा मुझसे? पुजारी जी ने कहा रुक जरा, मैं तुझे अभी दिखाता हूँ। और उन्होंने अपने जो झोला था उसमें से एक लोटा निकाला, उस लोटे में शायद गंगाजल रहा होगा। उन्होंने उसको अपने ऐसे चुल्लू में लिया और कुछ मंत्र बुदबुदाए और फिर वो एकदम से उसके छींटे उन्होंने जिया जी पर मारे। वो छींटे जब उनके शरीर पर गिरे हैं ना, तो वो इस तरह से तिलमिलाए हैं जैसे किसी पर अपन तेजाब के छींटे मार देते हो। वो बहुत ज़ोर से चीखे हैं वो। साथ में जो उनकी गोद में आरती थी वो भी चीखी। तो उन्होंने कहना शुरू किया, फिर जो पुजारी जी थे उन्होंने कहा कि तुम दोनों इस बच्चे के शरीर में और इस आदमी को क्यों तकलीफ दे रहे हो। तो उधर से जो प्रेत था उसकी आवाज़ आई, ये जमीन मेरी है, इस जमीन पर कोई और रह नहीं सकता। तो पुजारी जी ने कहा अच्छा, तो ये ज़मीन तेरी हो गई? उसने कहा हाँ। तो बोला ले अभी बताता हूँ तुझे। पुजारी जी ने फिर अपने चुल्लू में वो गंगाजल लिया, फिर कुछ मंत्र बुदबुदाए और फिर उस पर फेंकाए, और वो और ज़ोर से चिल्लाने लगे, बोले छोड़ दे हमको, कैद कर रख दिया है हमको यहाँ पर, जाने दे हमको। पुजारी जी ने कहा ऐसे तो नहीं जाने दूंगा, अभी तो बहुत तीसमार का बन रहा था तुम, कमज़ोर लोगों पर अपनी शक्तियाँ दिखाता है, अब मैं तुझे एहसास कराता हूँ बालाजी की शक्ति का। और ऐसे कह कर के पुजारी जी ने अपने झोले में से जो अपन सिंदूर चढ़ाते हैं ना बालाजी पर, वो सिंदूर था उनके पास। अब वो बालाजी पर चढ़ाया हुआ था या चढ़ाने के लिए था, पर जो भी था वो था बहुत अभिमंत्रित और शक्तिशाली। उन्होंने उसकी मुट्ठी भरी है और सीधे जीजा जी के मुंह पर फेंक के मारी, और जैसे वो गिरा है ना सिंदूर उन पे, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगे, छोड़ दो मेरे को, छोड़ दो मेरे को। सीन अब एकदम उल्टा हो गया था। पहले जीजा जी चिल्ला रहे थे कि छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, अपने आप को उस प्रेतात्मा से मुक्ति दिलाने के लिए, और अब वो प्रेतात्मा चिल्ला रही थी कि भाई छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। पंडित जी ने कहा ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा मैं, पहले तो तुम्हें मुझसे कुछ वादा करना पड़ेगा। तो उसने कहा बोलो, मैं सारी बातें मानने को तैयार हूँ। तो उन्होंने कहा पहली शर्त तो ये है कि तुम दोनों इन दोनों शरीर को छोड़ के निकलोगे, और इस तरह से निकलोगे कि इन लोगों को बिल्कुल भी तकलीफ ना हो। उन्होंने कहा ठीक है, बात मान ली मैंने आपकी, हम अभी इनको छोड़ के निकल जाएंगे। और दूसरी बात है कि ये घर छोड़ के भी जाना पड़ेगा, दोबारा कभी इस जगह पे आपको दिखाई नहीं देना चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं, ये घर छोड़ के नहीं जाएंगे हम। पुजारी जी को गुस्सा आया। उन्होंने फिर से वो सिंदूर लिया अपने हाथ में और वो खींच के उन्होंने उस पर मारा है। जैसे उस सिंदूर लगा उन पे, वो और ज़ोर से चिल्लाने लगे जैसे कोई जल रहे हो ना, उसको सिंदूर पड़ने से, उस तरह की हालत हो गई उनकी। लेकिन फिर भी वो बोले कि नहीं, हम ये घर छोड़ के नहीं जाएंगे, और अगर तू ज़्यादा करेगा ना तो इन दोनों को भी हमारे साथ ही ख़त्म कर देंगे हम। अब ये बात सुन करके ना हम लोग घबरा गए। हमारी घबराहट गुरुजी ने भी भांप ली। तो गुरुजी ने हमें कहा कि देखो, ये लोग ये घर छोड़कर तो जाने वाले हैं नहीं। आज अगर हम चाहते हैं कि ये बच्ची और आपके जिया जी बचे हैं, तो हमें इनकी बात माननी पड़ेगी। तभी जीजी बोली कि आप जो भी हो, हम सब मानने को तैयार हैं, हम तो इस घर को छोड़ के निकल जाएंगे, आप तो बस हमारे बच्ची को और इनसे मुक्त कराओ। गुरुजी ने कहा ठीक है। फिर गुरुजी ने फिर कुछ मंत्र बुदबुदाए और फिर से सिंदूर का एक मुट्ठी भर ली, और जैसे उन्होंने मुट्ठी भरी ना, जीजा जी और आरती में जो प्रेत थे वो चीखने चिल्लाने लगे। गुरुजी ने इस बार मुट्ठी मारी नहीं उनके ऊपर, उसको अपनी मुट्ठी में पकड़े रखे और बोले निकलोगे शरीर छोड़ के? उन्होंने बोला हाँ हाँ बिल्कुल, ये छोड़ के निकल जाएंगे। बोले दोनों शरीर को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए? बोले नहीं होगी, और अगर नहीं निकले तो तुम्हें प्रेतराज सरकार की सौगंध है। बोले हम सब सौगंध मानते हैं। बोले बालाजी का प्रकोप टूटेगा तुम्हारे ऊपर, ये सिंदूर देख रहे हो तुम। उन्होंने तुरंत हाथ जोड़े गुरुजी के सामने और ज़मीन पर ऐसे पीटने लगे अपने हाथ कि हमें छोड़ दो। गुरुजी ने तुरंत हमको कहा कि साइड में हो जाओ, और वो जो घेरा बनाया था ना, उससे गेट की तरफ उन्होंने उस घेरे को काट दिया
और उनने जैसे वो घेरा काटा है और तुरंत जो जिया जी हैं और आरती है वो एकदम निढाल होकर के फर्श पे गिर पड़े। वो आत्माएं शायद अब उनमें से जा चुकी थी। मैंने पानी लेके आया, उनके चीटे वीटे मारे पानी के, थोड़ी देर में वो होश में आए, पानी वानी पिलाया उनको। फिर गुरुजी ने कहा कि देखो अब आज रात को तुम्हें वो परेशान नहीं करेगी आत्माएं, और कल सुबह होते ही तुम लोग ये घर छोड़ के निकल जाना और हम अब चलते हैं। गुरुजी और पुजारी जी चल दिए, पीछे रह गए मैं, पंकज, जीजी, जिया जी और आरती। अभी अभी जो वहाँ घटा था ना, उसको देख करके हम लोग इतने बुरी तरह से डरे हुए थे, मेरे खुद के पाँव कांप रहे थे लगातार। जीजी का रो रो के बुरा हाल था। जीजा जी ने आरती को अपने सीने से लगा रखा था। आरती अभी भी नींद में थी या बेहोश थी, समझ नहीं आया हमें। मैं पंकज एक दूसरे को देख रहे थे। जीजी कह रही थी कि हम तो अभी चले जाते हैं यहाँ से, पर हमने समझा कि अभी रात को यहाँ कोई टैक्सी वैक्सी आने वाली है नहीं। उसके बाद ये सब 3-1 बजे के आसपास की बात है। तब से लेके सुबह 6 बजे तक हम में से कोई नहीं सोया, सब वहीं बैठे रहे। मैं, पंकज, जीजी, जिया जी को ढाढ़स बंधाते रहे, समझाते रहे कि को अब डरने की बात नहीं है। लेकिन जैसे सुबह 6 बजे होंगे, हमने, जीजा जी ने बहुत फोर्स किया तो हमने तुरंत कैब बुलाई और जीजी, जिया जी तो विदा हो गए। मैं और पंकज हम दोनों रह गए वहाँ पे। मैंने भी पंकज को समझाया कि यार अब करेंगे इसका कुछ मकान का, सस्ते में बिकेगा तो सस्ते में बेचेंगे। पंकज ने बोला कि नहीं, मेरा एक दोस्त है, उसको गोदाम की ज़रूरत है तो उसको दे दूंगा मैं ये, दिन में यहाँ वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है और उसको तो सामान रखने के लिए चाहिए जगह। मैंने कहा चल जो भी है, जो भी करना है करेंगे इसका, पर यहाँ से चलते हैं यार भाई। उसने कहा ठीक है। फिर हमने सब सामान वामान समेटे और वहाँ से निकल लिए। ऑटो मिला हमें, टैक्सी नहीं मिली। ऑटो में बैठ के हम निकल रहे थे वहाँ से, और जब हम कोई 500-600 मीटर पहुँचे होंगे ना उस मकान से, और जब मैंने पलट के देखा तो वहाँ पर वही आदमी और वही औरत दोनों खड़े थे और घूर रहे थे हमारी तरफ, और फिर अचानक से वो गायब हो गए। मैंने दोबारा मुड़कर देखा भी नहीं उस मकान की तरफ। और इस तरह से वो जो आशियाना था, जो मेरे दोस्त ने बहुत अरमानों के साथ बसाया था, वो उन प्रेतों का आशियाना बन के रह गया। न चाहते हुए भी हम उस घर को उन प्रेतों से मुक्त नहीं करा पाए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी या सत्य घटना, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भगवान बालाजी की कृपा आप सब पर बनी रहे। इसी उम्मीद के साथ मैं आपका दोस्त शेखर आपसे विदा लेता हूँ।